अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर तफसीलात और अपडेट्स और डेवलपमेंट्स जो कि 1 बजे तक अभी तक हो चुकी हैं लेकर हम हाजिर हैं। मैं आपके साथ लबीबा तैमूर और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, जिनका 29 साल रफ़ाकत है जर्नलिज़म के साथ। और अब हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे और अपना तज्ज़िया और तबसरा जो वो कॉलम्स वगैरह में लिखते हैं वो हमारे साथ इस मिड डे शो में हमारे साथ शेयर किया करेंगे। नन अदर देन मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी लबीबा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मेरा करवा दिया लबीबा ने, लेकिन कोशिश होगी कि ये मिड डे शो ये बहुत अच्छी काविश है इसके पब्लिक न्यूज़ की, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम बहुत कम है कि जिसमें आपको दोपहर के वक्त तक तुलुए आफ्ताब से लेकर दोपहर तक कोई जो हैपनिंग्स होती हैं, जो सियासी बयानात हैं, सियासी डेवलपमेंट्स हैं और लोगों के मसाइल जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनके ऊपर कोई बात की जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है हम सच और हकीकी जो है न्यूज़ और लोगों के मसाइल और उनके हल के लिए आपकी हेल्प कर सकें, आपको बता सकें। जी लबीबा जी। अच्छा नाजरीन, अब शो शुरू करते हैं चूँकि आज मंडे है और बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं, आपसे शेयर करते चलें। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म एक बार फिर मुतालबा कर रहे हैं कि जी नैब का जो इदारा है उसको बंद करना चाहिए। वो उन्होंने इसलिए किया ये मुतालबा क्योंकि वो चाहते हैं कि इदारा सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए ही मौजूद है। तो इस पर हम बात करते चलेंगे। आपको बताते चलेंगे लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने असद उमर को जनाब 7 दिसंबर को तलब किया है, जबकि एक और समझ लें समझ से बाहर है कि इसके ऊपर मैं बात करेंगे। मैं काशिफ साहब से भी बात करना चाहूँगी कि ये बयानात अब क्यों आ रहे हैं। अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को देखा। जनाब ये हमारे परवेज़ इलाही साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी तरफ से ये एक बयानिया सामने आया है। काशिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात से स्टार्ट करते चलें कि उन्होंने ये बात की कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं एक दफ़ा फिर हमारा जो इदारा है उसको बंद करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये सियासतदानों को ही सिर्फ जो बदनाम करता है। मतलब लाइक उनको क्या लगता है कि एहतसाब कुछ भी कर ले इंसान तो एहतसाब नहीं होना चाहिए। लबीबा बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन ये जो मामला हैं ये जो मुशर्रफ के दौर में ना ये सब नैब का इदारा बनाया गया था। उससे पहले एहतसाब सेल था, मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था अपने लास्ट दौरे हुकूमत था मार्शल से पहले, तो वो पोलिटिसाइज था सारा, वो भी था। लेकिन नैब ने सिर्फ सियासतदानों को ही नहीं पकड़ा है, नैब ने गवर्नमेंट ऑफिशल्स को भी पकड़ा, नैब ने बिजनेसमैन को भी पकड़ा, बिजनेसमैन जो थे जो आपको पता है टैक्स इवेशन ये वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पार्लियामेंट से नैब के पर तो काट दिए और उसके बाद भी आप ये बयान दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं तो देख रहा था कहीं पे ये भी लिखा आ रहा था, बल्कि किसी चैनल पे ही चल रहा था शायद, कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम नैब के जो साबिक चेयरमैन हैं जवेद इकबाल साहब, इनका हम गिरबान में भी हाथ डालेंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे FIA, पुलिस, एंटी करप्शन, इनका मैं कहता हूँ कि इनका जो है ना ब्रेक डाउन हो चुका है, पोलिटिसाइज हो चुके हैं, करप्ट इदारे हैं। उसके बाद आप नैब को भी ख़त्म कर देंगे तो फिर आप बताएं कि अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। आपने नैब को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, उसके बाद भी इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। हमें तो स्ट्रेंथन करना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस को। उसमें जो खामियाँ हैं वो ज़ाहिर आप करेंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि आपने आप ऐसे कवानीन बना दिए कौमी असम्बली में, जो अक़लीती में जिसे कौमी असम्बली कहता हूँ, उसमें आपने नैब को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद आप करप्शन, मुझे नहीं समझ आती कि इतनी करप्शन के बाद कौन पकड़ेगा, करप्ट लोगों को कौन पकड़ेगा। सिर्फ सियासतदानों को नहीं, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, इस मुल्क में बिजनेसमैन भी करप्ट हैं। जो करप्ट हैं उनको कौन पकड़ेगा। तो इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, बल्कि लेकिन उनकी जानिब से ये भी तो कहा गया ना कि भाई हमारे जो नाम आते हैं सिर्फ अखबारों में आते हैं, लेकिन हम लोगों के पर केसेस नहीं बनाए नजर आते या इल्ज़ाम ही सिर्फ लगाए जाते हैं। देखिए ना, ये तो एक पूरे निज़ाम की खामी है ना जी, क्योंकि आप देखें ना इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद आपके जो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि कंटेम्प्ट भी लग जाती है, ठीक है जी, उनके फैसले नहीं होते हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं होती हैं, तो फिर ये वो बात एक सही है कि यहाँ पे ताकतवर को जो है ना उसके रूल ऑफ लॉ के अंडर लाना बहुत नामुमकिन हो चुका है। ये निज़ाम जो है ना सिर्फ रिपेयर मांगता है बल्कि ये निज़ाम चेंज मांगता है।
अच्छा, हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें सलमा भट्ट, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। ओवर टू यू। सलमा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सलमा साहबा, ये जो बयान आया है आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और वो कह रहे हैं कि जी नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके बाद उनका एक और भी बयान आया कि साबिक चेयरमैन नैब जो हैं जावेद इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं तो इनके गिरेबान में हाथ डालूंगा। कैसे, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी जहाँ तक ताल्लुक है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए या नैब की जो हम तरमीम लेकर आए हैं, तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप नैब का किरदार देखें या नैब का काम देखें, बहुत पुरानी तारीख भी मैं दोहरा सकती हूँ। 70 में जब नैब के नाम कुछ और था, तब क्या हुआ 60 की दहाई में, क्या ये पुरानी कहानी है, याद ही बात है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि नैब का बेसिकली आगाज़ कहाँ से हुआ था, मुख्तलिफ नामों से। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल पे मैं आ जाऊँ तो पिछले गुज़श्ता 4 सालों में मुझे बताया नैब ने क्या रिकवरी की है और नैब ने कौन सी करप्शन बचाई है इस मुल्क की। इस मुल्क का जो करप्शन इंडेक्स है वो पिछले 4 सालों में 24 दर्जे नीचे गया है। आप सबको पता नहीं। सलमा भट्ट साहब, आपका जो मार्शल से पहले, मुशर्रफ के मार्शल से पहले जो आपका दौर था PMLN का, उसमें आपने एक एहतसाब ब्यूरो भी बनाया था, सेनेटर सैफ साहब उसके होते थे। वो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को वो भी बता दें कि उसकी क्या कामयाबियाँ थी जो आप मतलब मुझे लगता है कि इस तरह के एहतसाब ब्यूरोज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कदगन है। ये वक्त ने साबित किया है वो कदगन है। यहाँ पे काम करने पे मैंने अभी जो हालिया देखा है पिछले 4 सालों में, वो देखा है मैंने नैब में कि बिजनेस कम्युनिटी को बुरी तरह से तबाह किया गया है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर किया गया है। आपने क्या किया? आपने इंडस्ट्री बंद कर दी, आपने कारोबार बंद कर दिए। जिस आपका दिल किया कारोबारी को उठा के नैब के उसमें कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिस ब्यूरोक्रेट को दिल किया आपने 2-2 ढाई साल 3-3 साल। सलमा भट्ट साहब, अगर आपकी गवर्नमेंट जो अभी आई, आपकी गवर्नमेंट जो आई, जी मैं बात मुकम्मल कर लूं अपनी, पहले आपका सवाल का जवाब दे लूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नैब है उसमें कोई खतर ख्वाह काम नहीं किया, ना उसका कोई किरदार रहा है, ना उसका कोई रोल रहा है, और ना ही नैब ने कोई हमें कोई करप्शन पकड़ कर दिखाई है, ना मुल्क में कम कर दिखाई है। नैब का कोई ऐसा कारनामा नहीं है। राइट, आपका टेक आ गया। जो हम कह सकें कि इस वजह से नैब को बचा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि नैब की तरमीम बहुत जरूरी, क्योंकि नैब एक अलाकार बन चुका है सियासी इंतकाम का और सियासतदानों से इंतकाम लेने का। जब मैं सियासतदान कह रही हूँ तो याद रखिएगा ये क्रॉस पार्टी है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों के इंतकाम के आलाकार नहीं है, ये फिर सबके लिए। लेकिन सलमा भट्ट साहब, इस वक्त तो आम परसेप्शन, सलमा भट्ट साहब, आम परसेप्शन जो आवाम का ये है कि आपने असेंबली में आके गवर्नमेंट चेंज होने के बाद आपने उसमें तरमीम की, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि आपकी तमाम लीडरशिप जो है वो नैब के केसेस को फेस कर रही थी। अच्छा, हमारी जो लीडरशिप है ना, तमाम की तमाम वो नैब के केसेस फेस कर चुकी है, ये याद रखिएगा। बात, अपना जुमला ठीक करें आप। नहीं, 4 साल में मुस्लिम, मैं आपकी बात पूरी सुनती हूँ ना, आप भी मेरी सुना करें। 4 साल में जितने भी शाहिद खाकान अब्बासी देख लें, मिस्टर इस्माइल देख लें, हनीफ अब्बासी देख लें, एहसन इकबाल देख लें, साद रफीक देख लें, सलमान रफीक देख लें, माइकल को देख, वो जो है कामरान माइकल जो है उनको देख लें, नवाज शरीफ देख लें, शहबाज शरीफ देख लें, हमजा शहबाज देख लें, मरियम नवाज देख लें, कितने लीडर देखने हैं आपने मुस्लिम लीग नून के जो सारे केस भुगत चुके हैं, और क्या है 2-2, 3-3, ढाई सालों की नाजायज के वो काट के जो है जेलें, और जिसके अंदर आप 14-14 महीने मेरे पास ऐसे केस मौजूद है जहाँ पे नैब जो वो रेफरेंस दायर नहीं कर सका। इससे बड़ी क्या हो सकती है? सलमा भट्ट साहब, जब को आप लोग खत्म कर देते हैं बिकॉज आपके तो गवर्नमेंट है, मतलब यू पीपल कैन डू इट, लेकिन सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। लेके आ रहे हैं तो उसका बेनिफिशियरी कोई और है, हम नहीं है। राइट, मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो ले लीजिए कि अगर आप नैब को ख़त्म कर देते हैं तो आप जानती हैं बीइंग पाकिस्तानी कि हमारी पुलिस, FIA, एंटी करप्शन और दूसरे एहतसाब के तमाम इदारे जो हैं उनका तो ब्रेक डाउन हो चुका है। फिर मुझे आप कोई ऑप्शन दीजिए। नैब का सबसे ज्यादा ब्रेक डाउन हुआ। नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपसे, मैंने एग्री कर लिया आपसे कि नैब का है, लेकिन बाकी इदारों का भी तो आपको हाल पता है, पोलिटिसाइज है। नैब के बाद हम एक पैब बना दें, उसके बाद हम एक सैब बना दें, उसके बाद हम एक कैब बना दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास जो FIA का इदारा है उसको ठीक करें हम।
यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि फिर गैप है उसको इम्प्रूव करें हम, हमें क्या जरूरत है? फिर अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आपने मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं लिया है कि जहाँ पे सारे इदारे जो हैं वो क्रिटिसाइज हैं, करप्ट हैं, उसके बाद अगर हम नैब को भी खत्म कर देते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि PMLN की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी करप्ट अनासिर हैं पाकिस्तान मेरा में। सादा टेक इस पे ये है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इस मुल्क में अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनके अंदर जो हमारे अंदर अगर उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप जदीद चीजें लेकर आए, उसके अंदर ट्रेनिंग लेकर आए, हम उसके अंदर हम अपने गैप दूर करें। ये क्या तरीका होता है कि FIA जो है वो हमने खुद ही, किसने डिसाइड किया कि FIA जो है करप्ट है? किसने डिसाइड किया? ये कौन कहता है? ये मैं तो नहीं कहती, आप नहीं कहती है ना, लेकिन उनके एक्ट्स जो हैं जो पास में होता रहा है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, सुन लीजिए ना जी, ऐसा एक्ट है जिसको आप एग्जांपल बना के दे सकते हैं। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग लास्ट गवर्नमेंट जो थी PTI की, और आपके भी इतने टेन्योर रहे, किसी ने भी इदारों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश आज तक नहीं की है। इसलिए आज जो है इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। नहीं तो मेरी बात सुने, फिर सवाल हमारा ये होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग इदारों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। अपना फिर सवाल ठीक करें आप। नहीं, मैं आपको यही सवाल कर रहा हूँ, आप तो आप देखें ना कि अगर ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और इनमें करप्शन, ठीक है जी, आप किसी गवर्नमेंट ने नहीं की, और आज आप नैब खत्म करने की भी बात कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा? आपने सवाल ये किया है कि नैब खत्म करने के ऊपर आपका टेक किया, तो मैं कह रही, मैंने आपका टेक नहीं लिया, मैंने आपके लीडर का टेक लिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का टेक लिया है। तो जी उसको फिर मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो ठीक कह रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं। किरदार ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर बात ना करें, जिसके अंदर तरमीम की बात ना करें। मैं तो आपको बता रही, इसी बात तरमीम तो आप सलमा भट्ट साहब कर चुकी, आपकी गवर्नमेंट कर चुकी, अब तो आप खत्म करने की बात कर रहे हैं ना उसको। हाँ जी, अब मेरी बात सुनिए, अब आप इस बात पे गौर करें कि हमें मुतअद्दिद किस्म के पैरेलल इदारों की जरूरत नहीं है। हमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स को, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी है मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशन। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है जब हम एक इदारा बनाते हैं उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं। हमें पैरेलल एक जैसे 10-10, 12-12 इदारे कायम करने की जरूरत नहीं। अरे ये तो इदारा, इसके लिए जो सारी चीजें आप बता रही हैं, ये तो 2002-03 में हो गई थी। ये तो बहुत बड़ा इदारा था जिसको आप खत्म करने जा रहे हैं। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच, आपका अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा, लेकिन काशिफ साहब बात ये है कि अगर हमने तो एक पार्टी का टेक लिया ना, अगर एक पार्टी कहे कि नैब नहीं पसंद तो इसको बंद कर देना चाहिए, तो दूसरे को पसंद है और दूसरे को कोई और इदारा नहीं है, इस तरह तो इदारे बंद करने की क्या बात हुई? आप खुद भी ये बात जब कर रहे हैं कि विद इन द डिपार्टमेंट आपको उसके अंदर ठीक और उसको करने की जरूरत है, जी। आप उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ाएं, तो नैब बंद तो नहीं होना चाहिए। यही बात मैं कर रहा हूँ लबीबा। देखें, बात सुने, अभी जो हमने रिसेंट पास्ट में देखा वो यही देखा कि PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, मेगा करप्शन के केसेस हैं, नैब के पास हैं, जो कि अब जाहिर है कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है जी, इन्होंने जो तरमीम लेके आए हैं, उसके बाद इनको डर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने रिट की हुई है, PTI ने रिट की हुई है उस तरमीम के खिलाफ। अच्छा, वो तरमीम अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाता है, क्योंकि ये तरमीम भी जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखें ना, आप पे कोई जुर्म है, आप गवर्नमेंट में आती हैं, आप वो लॉ खत्म करके आप फ्री हो जाती हैं। Exactly. सेम हैपेंड हियर। यही बात तो है ना। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि इसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर दें। लेकिन मैम ने ये बात भी की कि बिजनेसमैन और ये सारे जो हैं इन लोगों को नुकसान पहुंचा बहुत ज्यादा। ठीक है, एक हद तक तो वो चीज हम भी मानते हैं, ठीक है, नुकसान किस तरह पहुंचा? आप अगर स्ट्रेट लाइंस में काम कर रहे हैं काशिफ साहब, तो आप कहाँ खराबी, जहाँ खराबी वहां से पकड़ा भी ना जाए बंदा। आपकी बात का जवाब ये है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे आप करप्शन करके कानून के दायरे में आना बहुत मुश्किल है, पावरफुल का। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे आप करप्शन करके सुकून की नींद सो सकते हैं। अभी आप देखें ना कि जब ये जनरल ज़ियाउल हक के बाद जो बिजनेस क्लास आई, जिनको इंडक्ट किया गया आपके सियासत में, उन्होंने बड़ा इजी वे था कि आपकी गवर्नमेंट आपके पास है, आप लूटें, आप बैंक्स को लूटें, आप बिजनेस को लूटें, ठीक है जी, उसके बाद उनको कोई पकड़ नहीं सकता था। अब नैब एक अच्छा इदारा था,
ये नहीं है कि सिर्फ उसने पॉलिटिकल लोगों को पकड़ा, उसने ज़ाहिर है कि ड्यूटी एविएशन पे पकड़ा। मुझे पता है कि उसने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा जिन्होंने अरबों रुपया बाहर पहुँचाया था, ये लूटा था। तो उसके लिए वो आप देखें ना, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाएंगे। आप सिर्फ इसलिए नैब को बंद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर वो जो है सेट असाइड कर दी अमेंडमेंट जो है, वो अक़लियती जो इनकी असम्बली है बीसी वफाक की, तो हम उसके लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरमीम को ख़त्म कर देना है, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए कोई भी हुक्मरान कानून साजी नहीं कर सकता। और कदूर देखें ना आप, ये तो एक रोज़े रोशन की तरह अया है कि आपकी पुलिस, आपकी एंटी करप्शन, आपकी FIA और इस तरह के दूसरे इदारे, वो आप लोगों को, आवाम को जो है वो इंसाफ फराम करने में टोटल नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप किसी का डर था नैब का, किसी भी चोर को, किसी भी लुटेरे को, मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है या वो ड्यूटियाँ चुराने वाला है या लोगों से फ्रॉड करने वाला है, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं, लेकिन आपने तो सबको बेल आउट कर दिया। इसका मतलब नहीं, लेकिन ये बात भी तो है ना काशिफ साहब कि कोई कुछ भी करे उसको इस चीज़ का डर तो रहे कि हाँ जी लगाम में भी खींची यही तो जा बात सकती मैं कर रहा हूँ लबीबा, कि आपको पैसे एक इदारा ऐसा है कि जो उसमें अगर उसमें कोई गलत चीज़ें हैं तो आप उसको, जाहिर है कि उसको आप ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने असद उमर को 7 दिसंबर को तलब कर लिया है, इस पे आपका क्या टेक है, आप क्या बताएंगे? वो 7 दिसंबर को इसलिए किया कि वो 26 नवंबर को आई थिंक उन्होंने जो बयान दिया था ना जी, उन्होंने कहा था कि जी आप ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आज़म स्वाति से हो रही है, शहबाज गिल के साथ हो रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया था। अभी मेरे पास उनका वो पूरा तो नहीं है स्क्रिप्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उसके ऊपर बुलाया है, ये डोमेन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्होंने मुखातिब किया था। लेकिन मुझे उसी के ऊपर है जी, ठीक है ना जी, लेकिन इनको बुलाया लाहौर हाई कोर्ट ने, रावलपिंडी बेंच ने ना जी, क्योंकि प्रीमिसेस वो थे ना जी उनके। तो मेरे ख्याल में उनको जाना चाहिए, अपनी क्लियरेंस अपना क्लैरिफाई करना चाहिए। हमें इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदलिया की भी करनी चाहिए, फ़ौज की भी करनी चाहिए, और हम देखिए पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए इसके ऊपर। तो अगर हम अपने इदारों को ही पोलिटिसाइज करेंगे, उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो पाकिस्तान में जो हालात हैं आपको पता ही है, जो आपको थोड़ा बहुत इंसाफ लोगों को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि जब ड्यूटी पर यानी ऑन सीट होता है, होने जाने के बाद स्पेशली, एक तो जब तब भी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है, और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ा जाता। सेम वही हाल है जनरल बाजवा साहब का, जब थे तब भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, और अब वो चले गए तब भी पीछा जो है ना वो छोड़ा नहीं जा रहा। पहले मोनस इलाही ने बात कर दी, अब वालिद साहब की तरफ से भी आ गया बयानिया उनका कि अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को भेजा। किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की है काश साहब? देखें, ये बड़ा ये शकी सी बात है, और मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे हर दौर में पॉलिटिशियंस फेल हुए, डिलीवर करने से तो फेल हुए ही, लेकिन बाकी मामलात में भी जब फेल हुए, आप देखें ना, एक मियाँ बीवी का जब घर का मामला हल नहीं होता है तो फिर कोई तीसरा बंदा आता है उसको सुलझाने के लिए, या फिर सुलझ जाता है या फिर उलझ जाता है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम भी ये है कि पाकिस्तान को हमेशा ही, पाकिस्तान के अवाम को सियासी बेवफाओं का सामना रहा है। सियासी बेवफा मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान आते हैं उनके वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो जब आते हैं डिलीवरेंस उनकी जब देखते हैं तो फिर लोग रोते हैं। ठीक है जी। और आप ये देख लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट जो है पास्ट में देख लीजिए, पिछले 20-30 साल में देख लीजिए, जब गवर्नमेंट आई है 2/3 मेजॉरिटी वाली भी गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन 2-3 साल के अंदर ही गैर मकबूल होकर ज़लील और रुस्वा होकर कर गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं, जो बयानात दिए हैं उसने मोनस इलाही साहब ने और फिर कुछ और साहब के भी आए हैं, तो ये मतलब सियासत में जो है इंटरफेरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि कोई मतलब उसमें नहीं होनी चाहिए। सर, वो डोमेन को डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। दिस इज द मेन इदारों को हर इदारे को अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हर इदारा, हर फर्द, उसका हेड जो है वो डोमेन से बाहर निकलता है, वो दूसरे के डोमेन में जब घुसता है तो फिर ये फर्स्ट क्रिएट हुआ और पाकिस्तान इस वक्त केओस का इसीलिए शिकार है। मुझे लगता है जैसे अपने इदारे में रहकर आप अपने इदारे को मजबूत करने के लिए ही अपना दिमाग और ध्यान वहाँ लगाएं ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, जब भी आपने ये बात कही है कि जब लड़ाई हो जाती है तो किसी तीसरे को
बनना पड़ता है, आप लाते हैं मुंसिफ ना, है, हाँ आप खुद मुंसिफ बनना पड़ता है, तो उसके लिए शायद हम लोगों की पार्टीज की ये गलती है कि हम देखते हैं कि शायद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आके ठीक करे। यस, मैं आपको बताता हूँ कि नाम लिए बगैर कहता हूँ कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो पास्ट में, अब की बात नहीं मैं कर रहा, उनकी बर्थ ही जो है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई है, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ, ठीक है जी, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो अस्करी क़यादत तब्दील हुई है उसके बाद चेंज इज़ देयर, नज़र यही आ रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ जिस तरीके से उन्होंने जलसों में, बयानात में बैश किया, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब डिज़ोल्व हुई है उसके बाद जिसका अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे और वैसे भी हुआ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाक फौज तो हमारा नहीं। लेकिन एक और बात आपने कहा, जैसे कहा कि नवाज शरीफ की बर्थ जो है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू है, लेकिन इमरान खान की बर्थ भी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू भी है, ये भी हम नहीं मैं आपसे डिफर नहीं करता, लेकिन वो बर्थ के अलावा क्योंकि उन्होंने इस दश्त की स्याही में बहुत साल गुजारे हैं, तो आप कह सकती हैं, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने 20-25 साल जो है, आपको पता है कि इमरान खान साहब का कहीं टाइम होता था तो 10 बंदे होते थे, 20 बंदे होते थे, तो 2011 के बाद उनको बूस्ट मिला, तो मैं भी उसमें जाहिर है कि जी एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जब बनती है तो उसमें भी इनटेक होता है CIA पेंटागन का, तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स बनती हैं उसमें हम इनटेक ना लें या उनकी मर्जी शामिल ना हो, वो तो होनी है, वो दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, लेकिन हम कर रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, इनटेक से तो कोई इनकार है ही नहीं, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ना अभी जो ट्रंप की गवर्नमेंट गई है उनके CIA पेंटागन की वजह से गई, अदरवाइज ही वॉज आउट फेवरेट, उसको उन्होंने नहीं माना तो वो नहीं, उसको चाहे तो नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुहरकात होते हैं। देखिए ना, ये जो अमूरे हुकूमत हैं ये जुड़े होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन वर्ल्ड की है, उसके बाद जो है आपका जो डिफेंस के मामलात हैं उसके साथ वो जुड़े होते हैं, तो इस तरह आप किस तरह उसको कर सकते हैं जी। अच्छा सर, नदीम कुरैशी साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू सर। नदीम कुरैशी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बयान दिया आज, उन्होंने कहा कि जी नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है नैब के साबिक चेयरमैन के गिरबान में हाथ मैं डालूंगा, मुझे उनसे अपना हिसाब भी करना है। योर टेक प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाहिद खान साहब अगर सियासी तौर पे कोई बात करना चाह रहे हैं उसका तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं नहीं समझता कि ये इतनी जुर्रत कर सकेंगे जो इन्होंने बात की है। राइट। सेकंड बात है कि पाकिस्तान में जो हालात आज आपके और मेरे सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, वो हमें एक चीज का दर्स तो दे रहे हैं कि अगर हमने अभी भी बतौर कौम, बतौर एक नेशन, बतौर एक डिसिप्लिन नेशन कोई स्टेप ना लिया तो तबाही हमारा खुदा न खास्ता मुकद्दर होगी। आपने देखा अभी सखर कराची मोटरवे, जिसका अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, अभी इनिशियल स्टेज पर पेमेंट्स दी जा रही हैं उन लोगों को जिनकी वो प्रॉपर्टीज है जो उस मोटरवे में आएंगी, और वहां अरबों रुपए का स्कैम सामने आया। मतलब लोग अब इतने खौफ से आजाद हो गए हैं, इदारों के, महकमों के, कानून के, वो कहते हैं जो मर्जी करें, ये बनाना रिपब्लिक है या हमें किसी ने नहीं पूछना, और चंद पपेट्स को गिरफ्तार करके इदारों ने लोगों के सामने पेश किया, जबकि पसे पर्दा कैरेक्टर्स कुछ और है। तो मैं समझता हूँ जब तक अकाउंटेबिलिटी लॉज मजबूत नहीं होंगे, लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि अगर वो कोई फाइनेंशियल क्राइम करेंगे, और फाइनेंशियल क्राइम नेशनल लेवल पे ज्यादा डेंजरस, ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि वो कौम के लोगों के साथ क्राइम किया जाता है। नदीम कुरैशी साहब, एक फर्द नदीम कुरैशी साहब, अगर आप कौमी असम्बली में होते, आप क्विट ना करते, तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान ना होता नैब के पर काटना इस गवर्नमेंट के लिए, और इतनी तरमीम जो उन्होंने की है, तरमीम कह लें जाए, उसको चेंज किया, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप नहीं समझते हैं कि ये आपका जो बाहर निकलने का, बाकी मामला सियासी मामला अलग हैं, तो इस वक्त तो वो खुलकर खेल रहे हैं, अभी तो वो नैब के पर भी काट चुके हैं और नैब को ख़त्म करने की भी बात कर रहे हैं, तो फिर आप मतलब इसमें आप लोग तो बेबस हैं इस वक्त। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूँ, एक चीज़ तो पूरी कौम के सामने वाजे हो गई कि ये लोग जो कहते थे हम बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम बड़े बेवतन लोग हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो गवर्नमेंट जो 2018 में मार्ज़े वजूद में आई, उसको ये कहा करते थे ये ना तजर्बेकार लोग हैं,
और बड़े वर्ड इस्तेमाल किया करते थे। अब इन्होंने अपनी पूरी तजर्बेकारी की पटारी को कौम के सामने खोला, ये फेल हो गए। पूरी कौम को पता चल गया इनका नुक्ता नजर, इनका टारगेट, इनका एम, इनकी विश पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी नहीं थी। ये बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट में आकर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कायम मुकदमात का खात्मा चाहते थे। ये NRO 2 की एक नई शक्ल चाहते थे जो इनको मिल गई। लेकिन ये नहीं है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई है। आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी के बाद 3 बाई इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, 17 जुलाई का, 16 अक्टूबर का, और बाद में कुरम एजेंसी में जो इंतखाब हुआ। हर जगह पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट किया। नदीम कुरैशी साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में उनसे राब्ता हो गया। तो जैसे बहाल होता है उनकी टेक भी ले लेंगे। जी तो वो बात ठीक करें। मुझे एक बात की समझ है कि जब इनको पता था ये चीज़ के भी एक इदारा, मतलब ये जो इदारा है अकाउंटेबिलिटी तो किसी भी फर्द की नैब कर सकता है जो करप्ट है एग्जैक्टली। तो वाई दे ऑलवेज से कि हमसे सिर्फ सियासतदानों को ही बदनाम करने के लिए देखिए ये बात फिर वहीं पे आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनके सब लीडरशिप जो है वो नैब में कोई किसी की प्रॉपर्टी है, किसी की हाउसिंग सोसाइटी है, किसी ने वैसे लूटा है। तो मेरे ख्याल में अब तो वो बेल आउट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपए से जो है वो नीचे जो है वो नैब पकड़ ही नहीं सकता। अब 50 करोड़ रुपए तो इनके लिए कुछ चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद पीनट, यस, अच्छा, उसके बाद वो अब नैब बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारे केसेस आप देख लें जिनके जा रहे हैं, वो राजा साहब जो हैं स्पीकर असम्बली, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है जी, वो सारे केसेस वो नैब के जजेस वापस भेज रहे हैं कि हमारा डोमेन नहीं है ऐसा। इसके बाद तो फिर आप तो मादर पितर आज़ाद हो गए। आपने जो लूट लिया जिसने भी ख़त्म हो गया। अब आपने क्या ख़त्म करना है? आपने तो जो अमेंडमेंट करनी थी आपने करके अपना फ़ायदा कर लिया। मैं बार बार कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ रिट भी की हुई है, पे केस चल रहा है, तो ये उनको देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि इस तरह तो फिर आप वो जो बात है कि इमरान खान भी करते हैं कि बड़े जमा नहीं हो सकते इस चीज़ से। आप देखिए ना, इमरान खान भी कहते हैं कि जी छोटे मुजरम को जो है आपने मुलजम को आपने अंदर फेंका हुआ, और बड़े जो हैं सभी वो आप उसको कानून के दायरे में नहीं ला सकते। तो ये क्वाइट क्लियर है। हम अब सर ब्रेक का टाइम हो गया है। नेक्स्ट हम जब आएंगे तो आपको बहुत सी हमने और भी बातें हैं जो कि डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं, उसको लेकर हम चलेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जब हमने ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि चला तो चला जाता है, जब वो अपनी सीट पर होता है तो उसको तो क्रिटिसिज्म का जो है वो सामना करना पड़ता है। जब चला जाता है तब उसके साथ बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अभी भी जनरल बाजवा के हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि पीछा नहीं छोड़ा जा रहा उनको। परवेज इलाही साहब की जानिब से कहा गया, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को भेजा था, जबकि दूसरी जगह हमदुल्ला जो है तर्जुमान PDM है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान को हुकूमत में लाना जनरल बाजवा की गलती थी और उन्हें तौसी देना इमरान खान की। वो इस मद में कह रहे हैं क्योंकि अब इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं कि डबल गेम खेलकर चले गए वो इसलिए। और एक और है सिलसिला जो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा की का जो केस है उस हवाले से हम बात करते चलेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वजाहत मसूद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर ओवर टू यू। PJ मीर साहब PJ मीर साहब, परवेज इलाही साहब ने कुछ इंकशाफात किए, या तहलका खेज इंकशाफात कह लीजिए। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को भेजा। मैं आपका टेक लेना चाहूँगा। देखें, ये हर दौर के अंदर कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है। ये इसलिए गाइड करता है कि बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल फेलियर्स हैं। ये क्या वजह है कि मुदाखलत क्यों करती है? बिकॉज वो देखो, वो आपका एक फाइनल फ्रंटियर होता है, फाइनल स्टॉप होता है, फाइनल पोस्ट होती है कि उसके बाद फिर वो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो ये आप शुक्र करें कि आपके पास एक ऐसी फौज है कि जो कहीं ना कहीं जब क्राइसिस होता है तो वो आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि आज हम जब सब टीवी पे, आज तो बहुत टीवी आ गया है, हम पहले बहुत रोते थे, आज भी रो रहे हैं, अवाम की तो कोई बात ही नहीं करता। ये सब आते हैं अवाम के नाम पे और उसके बाद इनकी आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। हर
सियासतदान की, हर सियासतदान की। ये क्यों है? क्योंकि सबको शौक है इक़्तिदार में आने का। बिल्कुल आप आए, बिल्कुल इलेक्ट होके आए, जीत के आए, लेकिन काम तो करें, परफॉर्म ये करें। काम नहीं करें। जहां क्राइसिस आता है हम फौज के पीछे चले जाते एग्जैक्टली। ये परवेज साहब सही बात कर रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिलती है कहीं कहीं से, कई दफा ठीक होती है, कई दफा गलत हो जाती है। इस दफा मेरी नजर में बहुत गलत हुई, बहुत गलत हुई। अच्छा, आप और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा इमरान खान को हुकूमत में लाना जनरल बाजवा की गलती थी और इन्हें तस्वीर देना इमरान खान की गलती। क्योंकि वो डबल गेम का इल्जाम लगाया गया ना कि डबल गेम लगा रहे हैं, एहसान फरामोशी सामने नजर आ रही है। देखिए बात यह है कि जब हम जनरल बाजवा की बात करते हैं या कोई भी बात करते हैं, एक चीज हकीकत है जिसके अंदर किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए कि जब नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी थी वो पॉपुलर था, जब इमरान की पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलर है। तो आप इसको डिनायल में हम नहीं जा सकते हैं कि वो खुद ही आगे देखें। हर इंसान को पाकिस्तान में लाया गया है, ये अब हिस्ट्री है आपकी, सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है ये। लेकिन आने के बाद आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है कि पहले आपका ओपिनियन था, अब जिम्मेदारी है भाई अवाम के लिए डिलीवर करो। बदकिस्मती से डिलीवरेंस नहीं होती है, बदकिस्मती से यह होता है कि आपके अंदर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम करप्शन कहते हैं। और करप्शन ये नहीं है कि आप बड़े बड़ी बात करते हैं, छोटे छोटे लेवल पे जी साहब, छोटे छोटे लेवल पे आप 3 चिट्टें, 2 टेलीफोन कॉल्स और 5 सिफारिशें नहीं जाते हैं, आपका काम नहीं होता इसमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन समझते हैं आप हो गया हुआ है पाकिस्तान में जी। एब्सोल्युटली, और हमें लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, मैं इसे मिलता जुलता आपसे एक सवाल कर लेता हूं, बल्कि जुड़ा हुआ है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज कहा कि जी हम नैब को ख़त्म करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक आगे बढ़ के बयान दिया कि मैं नैब के साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल का गिरबान भी पकड़ना है, मुझे पकड़ना है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा। ये इसके ऊपर जरा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। और उसके बाद फिर हमें जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ ये ब्रेक के बाद, तो लबीबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी जाता है ना हम उसको बेइज्जती करते हैं, भले आर्मी चीफ्स हो, भले वजीर आजम हो, भले कोई चीफ मिनिस्टर या गवर्नर्स हो या मिनिस्टर्स हो, हम हर एक को जलील करके रख देते हैं। और यही वजह है कि आपके पास कोई आइकॉन नहीं है। गलतियां होती हैं, होती रहेंगी, और इंशाल्लाह गलतियों को आप रेक्टिफाई करोगे। लेकिन आप एक बात पे अड़ जाओ और बेइज्जत कर दो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये आपको क्या, ये अवाम को इसकी रोटी सस्ती मिलेगी? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? और बात तो वो करो जो करने वाली है। और नैब को खत्म करने की बात जो है, इसका मतलब है खुली छूट दे दो हर सियासतदान को और हर बंदे को कि आपका स्टॉप, आपका कोई अकाउंटेबिलिटी न रहे। अकाउंटेबिलिटी बरतानी एक है SFO, सीरियस फ्रॉड ऑफिस, जिसके अंदर वो वाइट क्राइम को, कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आज आपके पास पाकिस्तान में मल्टी मिलियन डॉलर का वाइट क्राइम चल रहा है, उसको चेक करने के लिए कोई हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा साथ कि नैब को अपग्रेड करो, ये क्वालिफाइड नहीं है वाइट क्राइम को चेक करने के लिए। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाए उसकी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे वजाहत मसूद साहब से टेक लेना है जी। पीजे मीर साहब आप हमारे साथ ही हैं लाइन के ऊपर। वजाहत मसूद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने आज जो बयान दिया आप सुन ही रहे थे, आपका क्विक टेक देते हैं, फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मेरी राय में दुरुस्त फरमाया है। नैब एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर सामने लाया गया सियासतदानों की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। अगर करप्शन ही का मामला है तो करप्शन सिर्फ माली नहीं होती, वो आईनी भी होती है और वो सियासी भी होती है। 33 वर्ष जो डायरेक्ट हुकूमत की है इस मुल्क पे फौज ने, उससे बड़ी करप्शन तो मुमकिन नहीं है। वैसे अगर आप माली करप्शन की बात करें तो गंधारा से शुरू कर दीजिए और हमारा आधा मुल्क वापस कर दें जो याया खान और अयूब खान के 13 वर्ष के खात्मे पे खत्म हुआ था। अफगान वार में 40 वर्ष में हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारी जो मगरबी सरहद जो है महफूज हुआ करती थी, वहां पे जो कुछ हुआ है, हमारे जो 70,000 लोग मरे हैं वो वापस कर दिए जाएं। और मैं चूंकि जाती तौर पे समझता हूँ कि माली करप्शन के मामला पे जब तक जो है वो अदालतों से और शफाफ अदालतों से शफाफ कवानीन के जरिए फैसले ना आए हों
तो मैं बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन माफ कीजिएगा, हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में नेवी के एक सरबराह को जो है वो करप्शन के इल्जाम में सजा दी जा चुकी है, ठीक है। और अभी भी बहुत सी बातें वजाहत मसूद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वजाहत मसूद साहब, सिर्फ सियासतदानों को तो नैब ने नहीं पकड़ा जब से ये मौर्ज़े वजूद में आई है, आया इदारा, इसने तो देखना चाहिए। पकड़ने वाले कौन थे? वो जनरल साहब जो पहले उसके सरबराह थे, उन पे करप्शन के इल्जाम लगे। शाहिद अजीज साहब जो नैब के सरबराह रहे, उन्होंने अपनी किताब में क्या मुझे वन लाइनर दे दीजिए कि आपके ख्याल में नैब को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, ये मुल्क के लिए ठीक होगा? कर देना चाहिए। हमारी अदालतें मौजूद हैं जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। अदालतें तो आपकी बात ठीक है, हमारे हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अदालतों की, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पे पुलिस, FIA, एंटी करप्शन और दूसरे इदारे जो हैं बुरी तरह पोलिटिसाइज हो चुके हुए, उनमें करप्शन हो और उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वो भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, उनका ये हाल हो तो फिर एहतसाब कौन करेगा? नैब से ज्यादा करप्ट नहीं है पुलिस और एंटी करप्शन, नैब से ज्यादा करप्ट नहीं है। अभी जावेद इकबाल साहब जो है वो तशरीफ ले गए हैं, उससे पहले मैंने अर्ज किया शाहिद अजीज जो हेड रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे परवेज मुशर्रफ कहते थे कि फलां सियासतदान को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो, वो हमारा आदमी है। नैब से ज्यादा करप्ट इदारा नहीं। आपका इतराज जो है मुझे उसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उसको यूज करने पे आ रहा है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए, आई डू एग्री विद यू, लेकिन एक इदारे को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया जाए कि वहाँ पे, मैं बार बार कहूँगा कि वहाँ पे सिर्फ सियासतदानों को खिलाफ केसेस नहीं है, उधर बहुत बड़े नैब बनाया ही इस मकसद के लिए गया। नैब करप्शन खत्म करने के लिए नहीं, नैब सियासी करप्शन पैदा करने के लिए बनाया गया। आपको याद ही है JIT के मेंबर्स की जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो नॉमिनेशंस होती थी, और क्या हमें ये मालूम नहीं है कि जावेद इकबाल साहब के खिलाफ क्या इल्जाम थे? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हम जब बात करने जा रहे हैं वो एक ही पार्टी से दो तरह के डिफरेंशिएट आप कर लें कि बयानात सामने आए हैं। वो ये कि परवेज इलाही साहब ने कहा है, वो PDM है, वो परवेज इलाही, अच्छा हाँ एग्जैक्टली, यानी एक ही पार्टी से नहीं, मैं गलत हो गया, एक दूसरे के ओपोनेंट हैं ये, हाँ ओपोनेंट हैं, एक ही शख्सियत के हवाले से कहना चाह रही थी मैं, पार्टी नहीं, इदारे की माय बैड। अच्छा, एक शख्सियत के हवाले से दो पार्टी के लहदा से बयानात सामने आए हैं। जनाब परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा को हमें रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था, जबकि PDM के हाफिज हमदुल्ला, नहीं सर मैं सही थी, वो जो बयान हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा है ना, वो यही कहा है कि इमरान साहब ने कहा है कि डबल गेम खेल गए हैं। एक जानिब परवेज इलाही कह रहे हैं कि रास्ता दिखाने के लिए ला रहे हैं, और एक जानिब वो डबल गेम का इल्जाम लगाने की बात करी, हाफिज हमदुल्ला साहब ने ये बात कही है। तो वो एक ही पार्टी के परवेज इलाही है, वो उसके बारे में बात करी थी कि एक ही शख्सियत के बारे में एक ही तरह के। वजाहत मसूद साहब से पहले पूछ लेते हैं परवेज इलाही साहब के बयान पे। वजाहत मसूद साहब, जो परवेज इलाही साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया, रास्ता दिखाने के लिए जनरल बाजवा को भेज दिया हमारी तरफ। मेरे ख्याल में उनका जो जुलाई में जो गवर्नमेंट पंजाब की मिली, उस तनाज़ुर में ये बयान है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, परवेज इलाही साहब माशाल्लाह आजकल बहुत दीनदारी पे मायल हो रहे हैं। पिछले कुछ अर्से से उन्हें मालूम होना चाहिए कि खुदा ने जिनको रास्ता दिखाने के लिए भेजना था, उनका सिलसिला खत्म हो चुका है। अच्छा, अगर परवेज इलाही साहब को एक बावर्दी फौजी ही से रास्ता लेना है तो वो गुजरात वापस चले जाएं, वहाँ बहुत अच्छी फसलें होती हैं गंदम की और दूसरी चने वगैरह उगाया करें। ये काम को उन्हीं पर छोड़ दे, क्योंकि देखिए ये जो हमें दलील देते हैं ना हमारे साहबान तालीम, अहले इल्म, जी दुनिया भर में कंसल्ट किया जाता है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, तो वो कंसल्टेशन होती है। Policy where the buck stops is where the chief executive is, whether it's a president or a prime minister. So गलत दलील दी जाती है। बाकी साहब उनका क्या है भाई, 2007 में वो 5 दफे वर्दी पहनाना चाह रहे थे परवेज मुशर्रफ साहब को, तो गालबन दर्जी धोखा दे गया जो वर्दियां सी रहा था। तो अब वो क्योंकि उनकी पुरानी 1958 से ये खानवादा जो है, ये जिस दरवाजे से लग के बैठा है, जाहिर है उसके खिलाफ कैसे बात करेगा।
हाफिज हमदुल्ला साहब की बात पे अलबत्ता मुझे हैरत हुई। ये वही सेनेटर है ना जो बारिश हैं और अच्छी अच्छी बड़ी उम्दा बातें ये टेलीविजन प्रोग्रामों में कहा करते हैं। सवाल ये है कि अगर उनको मोहतरम इमरान खान नहीं, बाजवा अब्दुल्ला साहब को जी बाजवा साहब को अगर एक्सटेंशन देना गलत था तो फिर उस एक्सटेंशन में हमदुल्ला साहब और उनकी पार्टी क्यों शरीक हुई? उस पर क्या इल्जाम देते हैं? क्या इन्होंने अब्सटेन किया हमदुल्ला साहब? जी बिल्कुल ठीक है आपने, जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें सब शामिल थे। जो अमेंडमेंट हुई उसमें तो ये सारे दौड़ लगा के बल्कि धक्के दे के एक दूसरे को आगे जा रहे थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नून लीग भी, सब, पीपल्स पार्टी भी, स्वाय मुट्ठी भर 7 लोग थे सेनेट में जो जिन्होंने जो है वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का शहरी होने का हक अदा किया। बाकी तो क्या सियासी जमातें और क्या अल्हम्दुलिल्लाह और क्या अल्हम्दुलिल्लाह सब तुम हुए, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। उनकी तो जुल्फें भी बहुत मंड के कटी हुई होती हैं। तो इसलिए हमदुल्ला साहब को अब ये बातें कहना जेब नहीं देता। अच्छा, नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि कल तक जनरल बाजवा की तारीफें करते तुम लोग थकते नहीं थे और अब आज अपने मोहसिन पर डबल गेम का इल्जाम लगा रहे हो। इस मद में उन्होंने ये बात की है। हमदुल्ला साहब तो कल तक जो है वो तो बदतारीफियां कर रहे थे, आज जो है वो उनका दफा करने पे तुले हुए हैं। तो हमदुल्ला साहब ने और उनकी बस मौका मिलने का मसला है ना। ये मसला ये है कि कल बहुत इक़्तिदार में थे, आज हमदुल्ला साहब को इक़्तिदार की गलतफहमी है। ना कल वो इक़्तिदार में थे ना आज ये है। इक़्तिदार में वही है जिसकी तारीफें जो है वो पहलू बदल के की जाती है। अच्छा, वजाद मसूद साहब, आप बहुत मेरे दोस्त पुराने हैं, कॉमरेड भी हैं। ये क्या पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि पहले आप आज से 2-3 साल पहले नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो खुल्लम खुल्ला फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते थे। अब जब भी गवर्नमेंट गई अप्रैल में तो उसके बाद जो है पीटीआई के लोग जो है, इसका मतलब है कि जब आप गवर्नमेंट में आ जाएं तो सब ठीक है, आप ऑपोजिशन में जाएं तो फिर हमारी जो फोर्सेस हैं, जो सब कुछ है, वो बुरे हैं। इसके बारे में आपका क्या टेक है? काफी सब जुज़वी तौर पे आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम इसको जरा बड़े कॉन्टेक्स्ट में लें तो पीडीएम जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज नया दीगर सियासी जमातों और रहनुमाओं के मौजूद थे, उस वक्त भी उनका मौक़िफ़ यही था कि वोट को इज्जत दो। इसका मतलब ये है कि जो नॉन सिविलियन एलिमेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तान की सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। जबकि मैं आज भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये नहीं है, ना पीटीआई का ये मौक़िफ़ है। वो तो ये चाहते हैं कि मुदाखलत करें और हमारे हक में करें। तो इन दोनों में ज़रा फ़र्क है, ये देख लीजिए। बाकी चूँकि हमारे मुल्क की सियासत जो है वो रोज़े अव्वल ही से जो है बदकिस्मती से यरगमाली है। हम गोरे खान से छूट के काले खान के दरवाजे पे आ बैठे हैं। इसलिए किसको क्या कहें? क्या भुट्टो साहब अय्यूब के परपर्दा नहीं थे? क्या वो याया खान और पीरजादा के साथ मिलकर साजिशें नहीं करते थे? क्या भुट्टो की बदनीयती के नतीजे में ज़ियाउल हक को मौका नहीं मिला? क्या नवाज शरीफ जो है वो जल जिलानी की दरियाफ्त नहीं थे? क्या इमरान खान जो है वो हमीद गुल, शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम कियानी और राहिल और शरीफ और इनकी बाजवा साहब की पैदावार नहीं है? तो बदकिस्मती है कि तो मुसलसल सियासी होने से गुरेजा है। वजाद मसूद साहब, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं आपका टेक चाह रहा हूँ कि वोट को इज्जत दो को मेरे ख्याल में पजीराई मिली थी। मतलब आम आवाम में जो उनका बयानिया था, नारा था, उसको इज्जत मिली थी। लेकिन अप्रैल के बाद गवर्नमेंट में आने के बाद वो वोट को इज्जत दो वाला नारा भी ख़त्म हो गया और जो इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इदारों की इंटरफेरेंस थी उसकी भी वो मतलब उसकी वो नफ़ी उन्होंने कर दी और उसके खिलाफ कभी बोले नहीं। हालांकि ये तो एक नेशनल बयानिया होना चाहिए। काशिफ भाई मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया ना तो नवाज शरीफ के वालिद मुहतरम की विरासत है और ना बिलावल भुट्टो के नाना की। ये हमें मोहम्मद अली जिन्ना की सौंपी हुई अमानत है। ये पाकिस्तान के लोगों का बयानिया है। ये नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का और जरदारी का बयानिया नहीं है। पाकिस्तान के लोग ना 51 में पीछे हटे,
ना बाबड़ा में 49 में पीछे हटे, ना 71 में पीछे हटे, ना 88 में, ना 99 में। तो ये सियासतदान जो है ये अपने इक़्तिदार के लिए अपना बयानिया बदल सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों का रोज़े अव्वल से एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी पाकिस्तान के लोगों की होगी, उसके अलावा किसी भी तरह का इजारा जो है वो नाकाबिल कबूल है। मुझे आपसे एक और सवाल करना बहुत रेलेवेंट है। तो आप बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं गवर्नमेंट्स को भी और आवाम को भी, तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो है जो लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई चल रही है PDM और PTI में, अवाम कहाँ पे है वहाँ पे इस सारी लड़ाई में, इस सारे फसाद अवाम में? पे हैं काशिफ भाई, अवाम 8% पे हैं। जब हम अपनी जो लाइबिलिटीज हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो कर्जे लेके कहाँ खर्च किए गए हैं, किस मद में खर्च किए गए हैं, जब हम वो अदा कर देते हैं लाइबिलिटीज और डिफेंस का बजट दे देते हैं, तो हमारे पास 8% बचता है, जिसमें से सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, ग़िज़ाई सूरत सब कुछ उसमें आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम की बात ना कोई अपोजिशन कर रही है, ना हुकूमत कर रही है। इस मुल्क का 30 अरब डॉलर बह गया है सैलाब में। इस मुल्क का जो है वो ज़र मुबादला 7 अरब डॉलर रह गया है। इस मुल्क के अवाम जो है वो 58% खानदा है, एज अगेंस्ट 81% इंडियंस एंड 74% बंगालीज। पाकिस्तान की औरतें सिर्फ 20% लेबर फोर्स में है, 80% जो है वो वियतनाम में है, 60% बांग्लादेश में है। पाकिस्तान के लोगों की कोई बात इसलिए नहीं कर रहा कि उन्हें मालूम है कि हुकूमत उन्हें पाकिस्तान के लोगों के वोटों से नहीं, किसी के बूटों से मिलती है। उन्हीं बूटों की वो कल भी हमायत कर रहे थे, उन्हीं बूटों की आज भी। मुजाहिद मसूद साहब, पाकिस्तान के अवाम का सवाल तो तब उठेगा जब ये सियासतदान पाकिस्तान के लोगों के हक के हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। इस वक्त तो अपनी हुक्मरानी की बात हो रही है। मतलब सियासी, ये सब तमाम सियासतदान सियासी बेवफा हैं, ठीक है जी, आप समझते हैं ये बात जी? नहीं, सियासतदान तो महज जूनियर पार्टनर है, सीनियर पार्टनर की भी बात कीजिए ना काशिफ भाई। हाँ, सिर्फ ईरान से जुर्म करने वाला ही तो मुजरम नहीं है ना, मुजरम खुद भी तो मुजरम है। मेरा आपसे एक बुनियादी एक और सवाल भी है जो मतलब जो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात की मतलब साथ जुड़ा हुआ है। मुजाहिद मसूद साहब, अस्करी क़यादत तब्दील हुई है, उसके बाद जो है पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? थोड़ा सा अगली हो जाएगा अभी इसका फैसला करना, लेकिन मैं आपसे एक बुनियादी गुजारिश किए तो दो निकात एक तरह से टेस्ट केस है। एक तो है हमारे लापता हमवतन जिन्हें बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के मिसिंग किया गया है। जरा मुख्तसर जवाब दीजिए, मेरा आखिरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बात है ये पाकिस्तान के शहरियों की आज़ादी का मामला। और दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना होगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या उसी तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई जो गुज़श्ता 12 इंतखाबात में हुई या नहीं हुई। तो मैं ना उम्मीद हूँ ना मैं पुरुम्मीद हूँ। मैं तो सिर्फ जो है वो एक आम शहरी की तरह एक तरफ बैठ। मुजाहिद मसूद साहब, वन लाइनर मुझे जवाब दे दीजिए, क्या अर्ली इलेक्शंस की जो डिमांड की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से या फिर गवर्नमेंट भी हैं उनकी दो, क्या ये सोल्यूशन हो जाएगा? कोई पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी जी? पाकिस्तान के वो मसाइल जिनकी तरफ आप अभी इशारा फरमा रहे थे काशिफ भाई, पाकिस्तान के लोगों की दस्तरखान पे, उनकी प्लेट में, उनके सेहत पे, तालीम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्ली इलेक्शन इज अ पॉलिटिकल गिमिक प्लेड बाय बोथ पार्टीज ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल अर्ली या देर से इंतखाबात से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल, पाकिस्तान के लोगों के अवाम पे खर्च करने से हल होगी। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी अच्छा, मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि अभी इससे कुछ देर कबल ही वज़ीर आज़म जो थे वो बंगला डैम पन बिजली के यूनिट 5 और 6 बहाली मनसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी कर रहे थे, उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। बड़ी खुशाइन बात है कि बेसिकली ये तो सही मनसूबा है ना जी, इसमें 150 मिलियन डॉलर जो है यूएसएड ने मतलब लोन नहीं दिया, हमें एड दी है। उसके बाद फ्रांस ने जो है 90 मिलियन यूरो दिए आपको, और 65% यूरो का ना जी उन्होंने प्रॉमिस भी कर लिया। तो मेरे ख्याल में जितना एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है
तो ये बहुत खुशाइंद है कि अगर हम इस तरह के मंसूबे होने चाहिए और जाहिर सी बात हो रही है ताकि हमारी होने एनर्जी के चाहिए। आपकी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, आपके जो है डोमेस्टिक भी प्रॉब्लम है, तो अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान के लिए ये आमीन सारी आमीन जो आमीन। शुभ मंसूबे नाज़रीन, हैं। ये था आज तक का मिड डे शो। 1 बजे तक की जो डेवलपमेंट हुई और आगे जो आने वाली डेवलपमेंट है उसके बारे में भी हमने आपसे बात की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।